गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 एसिड बेस साल्ट का पूरा रिवीजन देखा था। ठीक है ना। मैंने आपको चैप्टर्स का सारा कॉन्सेप्ट डिटेल से बताया था। आज हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है एनसीईआरटी बुक से करने वाले हैं, और मैं इसमें जो बीच में क्वेश्चंस ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस होते हैं उसके साथ साथ एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सभी हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है एक लेबोरेटरी टाइप के क्वेश्चन से। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं। इनमें एक में आसुत जल है, एक में अम्लीय विलयन है और एक में क्षारीय विलयन है। ठीक है, यदि आपको केवल एक लाल लिटमस पेपर ही दिया जाए तो हर टेस्ट ट्यूब में रखे गए पदार्थ को आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो तीनों ट्यूब दिए गए हैं हम ट्यूब का नाम जो है उसमें लिख देंगे। एक ट्यूब को ए मान लेंगे, एक ट्यूब को बी और एक ट्यूब को सी। इसका आप क्या कर सकते हैं, ए बी सी का वहाँ पर लेवल लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, लिटमस पेपर को टेस्ट ट्यूब में डुबाने का कार्य प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिटमस पेपर को टेस्ट ट्यूब ए में डुबाते हैं और देखते हैं यदि लिटमस पेपर नीला हो जाता है, ठीक है ना, तो हम समझते हैं कि जो ट्यूब ए में, ठीक है, जो भी पदार्थ हैं वो क्षारकीय विलयन है। अगर मान लेते हैं कि लिटमस पेपर का रंग अगर यहाँ पर नहीं बदलता है तो हम कहते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में या तो अम्लीय विलयन है या फिर आसुत जल है। ठीक है ना। फिर से हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब अब मान लेते हैं कि टेस्ट ट्यूब ए में क्षारीय विलयन है। ठीक है ना। अब जो लिटमस पेपर का रंग है वह बदल के नीला हो चुका है। ठीक है, मान लिया कि जो हमने टेस्ट ट्यूब ए में लिटमस पेपर को डुबाया, ठीक है, तो लिटमस पेपर का कलर जो है लाल से बदल कर क्या हो गया, नीला हो गया। तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब ए में जो विलयन है वो क्षारीय विलयन है। अब हम क्या करेंगे, इस नीले लिटमस पेपर को टेस्ट ट्यूब बी में डुबोएंगे और यदि लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है तो हम समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब बी में जो विलयन है वो अम्लीय है, अन्यथा आसुत जल है। ठीक है। और सही रिजल्ट पता करने के लिए किसी भी टेस्ट ट्यूब से शुरू करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरह का प्रक्रिया जो है करेंगे तो हमें टेस्ट ट्यूब ए बी और सी में रखे गए विलयन के विषय में पता चलेगा। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। जब भी आपको इस तरह के टेस्ट ट्यूब दिए हो तो आप सबसे पहले उस पर लेबल लगा दें और बारी बारी से लिटमस पेपर को उस टेस्ट ट्यूब में डालें। ठीक है ना। यदि अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर जो पेपर हमने लिया था वो लाल था, लाल के जगह अगर मान लीजिए आपको एक्सपेरिमेंट में ब्लू कलर का लिटमस पेपर दिया जाए, ठीक है, उसके बाद आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर के साथ भी जो है उस जैसे आपने लाल लिटमस पेपर के साथ एक्सपेरिमेंट किया, ठीक उसी प्रकार आप ब्लू लिटमस पेपर को भी बारी बारी टेस्ट ट्यूब ए बी में डुबो के हम लोग रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये कहता है कि दही या किसी अन्य खट्टे सामान को पीतल या तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो देखिए बच्चों, दही या किसी अन्य खट्टे सामान में क्या होता है कि अम्ल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, और जब कोई खट्टी चीज़ किसी पीतल या तांबे के बर्तन में रखी जाती है तो यही अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया से खाने वाली चीज़ क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं और बर्तन को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि दही या किसी अन्य खट्टे सामान को पीतल या तांबे के बर्तन में हमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया बच्चों कि दही या किसी अन्य खट्टे सामान में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की वो अम्ल होता है, और अम्ल क्या करेंगे, धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बना सकते हैं। ठीक है। इसीलिए हमें दही या किसी अन्य खट्टे सामान को पीतल या तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि जब एक एसिड किसी मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। ठीक है। तो बच्चों मैं बता दूं, जब भी कोई हम किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर पूछा जाए कि आप
प्रयोग करके बताओ कि हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस के बनने का पता हम बहुत ही सिंपल वे में करते हैं। हम करते क्या है कि जो गैस निकल रही है उसके पास एक जलती हुई तीली ले जाते हैं। यदि तीली फटफट के आवाज़ के साथ जलती है, एक तरह का पॉप साउंड जिसको हम लोगों ने नाम दे रखा है, ठीक है, अगर फटफट की आवाज़ के साथ निकलती है तो इसे निश्चित हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस जो है इसमें से बाहर निकल रही है, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस जो है जैसे ही आग के संपर्क में आता है तो पॉप साउंड जनरेट करता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर। कह रहा है कि एक मेटल कंपाउंड ए तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो बुलबुले बनते हैं। इस अभिक्रिया में बनने वाले गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देते हैं। यदि बनने वाले कंपाउंड में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण क्या होगा। सवाल समझिए। कह रहा है मेटल कंपाउंड जो है, तो मेटल कंपाउंड आपको मिले कैल्शियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया हमें किससे करवाना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट HCl को कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे एसिड जिसमें पानी का मात्रा जो है ज़्यादा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये HCl CaCO3 के बीच जैसे अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या कि इस अभिक्रिया में बनने वाले कंपाउंड में कैल्शियम क्लोराइड है और निकलने वाली गैस मोमबत्ती को क्या कर रही है, बुझा दे रही है। निकलने वाली गैस मोमबत्ती को बुझा देने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर ऑक्सीजन का जो है आगमन को बिल्कुल जो है बंद कर दे रही है। तो ऑक्सीजन का आगमन को बंद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इससे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि जो फैक्टर है इसमें यह ताकत है कि ऑक्सीजन का जो भीड़ वहाँ पर जमा था पहले से, उस ऑक्सीजन को आने से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रोकती है। तो हम समझते हैं कि वह गैस जो निकल रही है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय लक्षण दिखाते हैं जबकि अल्कोहल ग्लूकोज जैसे कंपाउंड ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि HCl HNO3 जो है जलीय विलयन में अम्लीय लक्षण दिखाते हैं, एसिडिक नेचर दिखाते हैं, जबकि हम उसे अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे कंपाउंड में मिलाते हैं तो ऐसा वो नहीं करते हैं, ठीक है ना। जबकि देखिए जल में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ग्लूकोज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर आखिर ऐसा दो नेचर क्यों। तो बच्चों जो कंपाउंड जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं वह अम्लीय लक्षण दिखाते हैं, ठीक है ना, और जो कंपाउंड ऐसा नहीं करते हैं वह अम्लीय लक्षण नहीं दिखाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग के दौरान हमें ऐसा पता चलता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन जो है नहीं बनाते हैं। हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाने का मतलब ये हुआ कि वह अम्लीय लक्षण नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट करो तो सबसे पहले आप हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन को चेक करो, उनका सांद्रण को चेक करो। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके यह देखा कि अल्कोहल और ग्लूकोज के साथ जब हम HCl HNO3 मिला रहे हैं तो किसी प्रकार का हाइड्रोनियम आयन जो है हमें नहीं मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि वह अम्लीय गुण उसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम जल में मिलाते हैं तो हमें हाइड्रोनियम आयन दिखते हैं, तो हम यह समझते हैं कि इसमें यह अम्लीय लक्षण है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट सवाल क्या है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक क्यों होता है। तो बच्चों अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं और हमें पता है कि आयनों की उपस्थिति होने के कारण अम्ल का जलीय विलयन जो है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। प्रश्न आते हैं इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न जो है हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि शुष्क HCl गैस के कारण सूखे लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलता है। तो बच्चों शुष्क HCl गैस में हाइड्रोनियम आयन नहीं होते हैं, इसलिए अम्लीय लक्षण नहीं दिखाता है, इसलिए शुष्क HCl गैस सूखे लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है। ध्यान देंगे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि ड्राई HCl जो है अगर हमसे पूछा जाए कि ड्राई HCl गैस में जो है सूखे लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलता है, तो सूखे लिटमस जो है ड्राई HCl जो है, ध्यान देंगे बच्चों कि ये अम्लीय लक्षण नहीं दिखाते, इसीलिए ऐसा होता है। तो जब तक कोई अम्लीय लक्षण नहीं दिखाएंगे तो उसका रंग बदलेगा नहीं, ठीक है ना। अम्लीय लक्षण अगर दिखाते हैं तभी जो है लिटमस पेपर का रंग बदलता है।
अन्य प्रश्न देखिए, किसी अम्ल को तनु करते समय अम्ल को जल में डालना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। अगर हमें इस सवाल का सही जवाब नहीं होगा तो हमारे साथ कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जल में अम्ल या क्षारक को घुलने की प्रक्रिया एक ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया होती है, ठीक है। जल में अम्ल या क्षारक को अगर आप घुलाते हैं तो वो ऊष्माक्षेपी, कहने का मतलब उसमें से ऊष्मा निकलती है। इसलिए जल में बहुत सावधानी से धीरे धीरे अम्ल को मिलाना चाहिए। अगर अम्ल में जल डाला जाएगा तो उसके छलकने का खतरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वो बिखर सकती है, जिससे बिखर कर हमारे त्वचा और अन्य चीज़ों पर वो पहुँच के उसे नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि किसी अम्ल को तनु करते समय अम्ल को जल में धीरे धीरे से डालना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। तो हमेशा बच्चों आप ध्यान देंगे, कभी भी आपको अगर एसिड और वाटर को मिलाना हो तो आप वाटर का कंसंट्रेशन पहले ले लो और धीरे धीरे उसमें अम्ल को मिलाइए। अचानक नहीं, अचानक भी मिलाने से खतरा बढ़ सकता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग क्या करते हैं, अम्ल को पानी में मिलाते हैं, ठीक है ना। और कभी भी ध्यान देंगे बच्चों कि जल को अम्ल में मत मिलाइएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब अम्ल को पहले निकाल लिया और उसके ऊपर जल डालेंगे तो स्प्लैश कर सकता है, छलक सकता है और हमारे लिए बहुत खतरा है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जब किसी अम्ल के विलयन को तनु किया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर क्या असर पड़ता है। तो बच्चों, किसी अम्ल के विलयन को तनु करने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता घट जाती है, क्योंकि सांद्रण किसको कहते हैं, जो इकाई वॉल्यूम में, जो यूनिट वॉल्यूम में आयंस रहते हैं, ठीक है ना। हम लोग कह सकते हैं इकाई आयतन में जो आयंस रहते हैं उसको वाटर डालने पर या तनु करने पर क्या होता है कि उसके आयंस जो होते हैं वो इकाई वॉल्यूम में कम पड़ जाते हैं। कम पड़ने की वजह से, ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता हम कहते हैं कि घट जाती है। तो ध्यान देंगे, कभी भी किसी अम्ल के विलयन को तनु करना का मतलब वाटर डालेंगे, ठीक है ना, या डाइल्यूट बनाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता हमेशा घटेगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जब किसी क्षारक के विलयन में अत्यधिक क्षारक मिलाया जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर क्या असर पड़ता है। तो बच्चों, जब किसी क्षारक के विलयन में अत्यधिक क्षारक मिलाया जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि क्षारक के विलयन में अधिक क्षारक मिला रहे हैं, क्षारक मिला रहे का मतलब कि उसमें OH- आयन ज़्यादा बनेगा और पहले जो यूनिट वॉल्यूम में मौजूद थे OH- आयन, अब क्या हो रहा है, अत्यधिक क्षारक मिलाने से OH- और जो है उस इकाई आयतन में बढ़ जा रहे हैं, जिससे कि OH- की सांद्रता जो है पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए हमारे पास 2 विलयन है, ठीक है, एक A है दूसरा B, और विलयन A का pH मान जो है 6 दिया हुआ है और विलयन B का pH मान 8 है। अब प्रश्न उठता है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इनमें कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कम pH का मतलब हाइड्रोजन आयन की अधिक सांद्रता, और हम ये भी जानते हैं कि pH जितना कम होता है अम्लीयता जो है उतना ही अधिक होती चली जाती है। हम लोगों ने पढ़ा भी था जब हम pH स्केल के विषय में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि pH का मान 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है, 7 होता है तो उदासीन होता है, और यदि 7 से ज़्यादा होता है तो विलयन क्षारकीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर pH का कम होना ये बात का इंडिकेट है कि आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। इसे हम जानते हैं कि pH जितना कम होगा अम्लीय उतनी ही अत्यधिक होगी, इसलिए विलयन में विलयन A में, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और अधिक अम्लीय है, जबकि विलयन B में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है और ये कम अम्लीय है, ठीक है। तो देखिए pH 6, ये देखिए 7 से नीचे आ गया है, तो 7 से नीचे जितने भी हैं तो इनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी और बढ़ने से इस जो है अम्लीय गुण जो है ज़्यादा आने लगेगी। और यहाँ पर आप B का देखिए pH 8 है, 7 से ज़्यादा है, और 7 से ज़्यादा आने पर क्षारकीय गुण ज़्यादा आते हैं और H+ आयन की मात्रा कम होते चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि विलयन B में हाइड्रोजन आयन जो हैं उनकी सांद्रता काफ़ी कम है।
अगला प्रश्न है किसी विलयन के गुणों पर H+ आयन की सांद्रता का क्या असर होता है। तो बच्चों जब H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो हमें पता है कि विलयन अत्यधिक अम्लीय हो जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटने से विलयन कम अम्लीय अधिक क्षारकीय हो जाता है। स्वाभाविक है कि विलयन में H+ आयन घटेंगे तो OH- ऑटोमेटिक अगर मौजूद हैं तो उसकी संख्या तो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ना, विलयन का अधिक अम्लीय होना, और हाइड्रोजन आयन कहने का मतलब H+ आयन की सांद्रता घटना, ठीक है, विलयन का अधिक क्षारकीय हो जाना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होता है, यदि ऐसा होता है तो वह फिर क्षारीय क्यों होते हैं, ठीक है। हम जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी क्षारक को जल में मिलाया जाता है तो हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं, और किसी भी क्षारकीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से अधिक होती है, इसलिए वे क्षारकीय गुण दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, किसी भी अगर आपसे पूछा जाए क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होता है, ठीक है, यदि ऐसा होता है तो फिर क्षारकीय क्यों नहीं होते हैं, तो हम सिंपल वे में बताएंगे कि जब भी हम जानते हैं किसी क्षारक को जल में मिलाएंगे तो वह हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं, और किसी भी क्षारकीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हाइड्रोजन की सांद्रता से क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए वे क्षारकीय गुण दिखाते हैं। ओके, जैसे H2O जब टूटते हैं ना तो H+ और OH- में टूटते हैं, तो OH- की संख्या जो होती है ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा होने की वजह से हम कहते हैं कि वो विलयन जो है क्षारकीय गुण दिखाते हैं। अगला प्रश्न है किसी प्रकार की मिट्टी के उपचार के लिए कोई किसान अपने खेत में कली चूना या बूझा चूना या खड़िया डालेगा, किस प्रकार की मिट्टी, हमसे मिट्टी के विषय में पूछा जा रहा है। तो देखिए कली चूना या बूझा हुआ चूना जो होता है वह क्षारकीय पदार्थ होता है, और खड़िया एक लवण होता है, ठीक है। तो ये पदार्थ अम्लीय मिट्टी को उदासीन करते हैं, इसलिए किसान के खेत की मिट्टी अम्लीय है, ठीक है। तो हमसे मिट्टी का प्रकार पूछा था, तो हम मिट्टी का प्रकार कैसे जाने, किसान के द्वारा किए गए उपचार से जाने कि देखिए किसान यहाँ पर कली चूना बूझा चूना या खड़िया डाल रहा है, और हमें पता है कली चूना बूझा चूना जो होते हैं क्षारकीय पदार्थ होते हैं, और खड़िया एक लवण है, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये पदार्थ अम्लीय मिट्टी को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो हम कहते हैं कि जो मिट्टी है वो क्या है, अम्लीय है, तभी तो अम्लीय और क्षारकीय पदार्थ आपस में मिलकर उदासीन बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, कंपाउंड CaOCl2 का साधारण नाम क्या है। तो बच्चों ये ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है ना, CaOCl2 याद रखेंगे। किस पदार्थ को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है ना। ये सब सवाल 1 मार्क्स में हम लोगों से पूछे जाते हैं। सोडियम के उस कंपाउंड का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल कठोर जल के उपचार में किया जाता है। तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट याद रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने से क्या होता है, इस अभिक्रिया के समीकरण को लिखें। तो बच्चों जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे जब भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हीट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड स्वाभाविक है निकलेंगे, ऑक्सीजन बचेगा तो हाइड्रोजन भी निकलेंगे, और सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर फॉर्म होगा। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समीकरण को लिखो। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिलाया जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, कहने का मतलब जिप्सम का निर्माण करता है। अब हम लोग NCERT के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने जो बीच में क्वेश्चंस बने होते हैं, ठीक है ना, उन सभी को देखा। अब चलिए अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न ये है, किसी एक बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए लाल लिटमस को नीला करने का मतलब, अगर लिटमस पेपर का कलर नीला हो जाता है तो हमने पढ़ा था क्षारकीय गुण होता है, ठीक है ना, और हमें पता है कि क्षार का जो pH होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। तो आप देखिए 1 तो होगा नहीं, 4 भी होगा नहीं, 5 भी होगा नहीं, तो होगा कौन, 10 होगा। अगला सवाल है कि 1 बिलियन जब अंडे के छिलके
के चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस निकलती है, इससे चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। इस विलयन में क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, एक विलयन जब अंडे के छिलके के चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस निकलती है, ठीक, जिससे चूने का पानी का कलर क्या हो जा रहा है, दूधिया हो जा रहा है। तो इस विलयन में मैं बता दूं आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि यहाँ पे गलत आंसर है, तो आप इसको सही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो गैस है निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने का पानी को क्या करेंगे, दूधिया रंग का कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस भी गलत है, NaCl, HCl, LiCl, KCl जो दिया है, ठीक। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, नहीं, ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो हम लोगों का बिल्कुल सही है। एक और भी रीज़न है, मैंने यहाँ पे व्याख्या के रूप में लिखा है कि अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि मेटल कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी का रंग जो है दूधिया हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विलयन में कोई एसिड हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये तो साल्ट है, लिथियम क्लोराइड भी साल्ट है, KCl भी साल्ट है, इसका मतलब जो है विलयन में HCl मौजूद हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक दो सवाल पूछा जा सकता है, किस गैस के वजह से, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वजह से जो है चूने का पानी का रंग दूधिया होता है, और दूसरा विलयन में और क्या कुछ हो सकता है, तो आप एसिड का भी नाम बता सकते हो कि इसमें HCl भी रह सकता है। अगला सवाल है, ये NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूरी तरह उदासीन हो जाता है, ठीक है। और यदि हम NaOH का 20 मिलीलीटर विलयन लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl विलयन कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसको यूनिटरी रूल से बना दीजिए, ठीक है। यूनिटरी रूल से कैसे बनाएंगे, तो 10 ml विलयन HCl के 8 से रिएक्ट करेगा, तो 1 कितना से रिएक्ट करेगा, तो 8/10 से रिएक्ट करेगा, और इसी तरह 20 ml कितना से रिएक्ट करेगा, तो 8/10 इंटू 20, ठीक है। कहने का मतलब मैं हिंदी में बता दूं कि 10 मिलीलीटर विलयन HCl 8 मिलीलीटर विलयन से पूरी तरह से उदासीन होता है, तो 1 मिलीलीटर विलयन जो होगा 8/10 मिलीलीटर विलयन से पूरी तरह उदासीन होगा, इसीलिए 20 ml NaOH जो है वो 8/10 इंटू 20, तो 8/10 इंटू 20 जो हो जाएगा 16 ml के बराबर होगा। तो आप इससे एक नियम से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रश्न का हल। अगला प्रश्न है, इनमें किस प्रकार की दवाई का इस्तेमाल अनपच के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो हम लोगों ने पढ़ा था एंटासिड, ठीक है। एंटासिड क्या करता है, अगर हम लोग खाना खाते हैं अनपच हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के लिए वर्ड इक्वेशन लिखे और फिर से संतुलित करें, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है जब तनु सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के दानेदार टुकड़ों से विक्रिया करता है, इट मीन्स ZnH2SO4 से विक्रिया करेगा। तो हमें पता है कि जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन सल्फेट से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक अपना स्थान बना लेगा। तो अभिक्रिया के दौरान जिंक सल्फेट बनेगा, एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम के फीते के साथ अभिक्रिया करता है, तो बच्चों मैग्नीशियम फीते के साथ अगर HCl अभिक्रिया करेगा तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अगला प्रश्न है, जब तनु सल्फ्यूरिक एसिड एल्युमिनियम पाउडर के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो डायलूट आपका ये जो एल्युमिनियम है डायलूट H2SO4 से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा, वापस फिर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। अगला प्रश्न है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोहे की छीलन के साथ अभिक्रिया करता है, तो बच्चों जब HCl को आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे कंपाउंड में भी हाइड्रोजन होता है लेकिन वे अम्ल नहीं कहलाते हैं, इस सिद्धि करने के लिए गतिविधि का वर्णन करें। अभी हम लोग पहले भी इस पर डिस्कस किए थे कि ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे कंपाउंड में भी हाइड्रोजन होता है
लेकिन वे अम्ल नहीं बनाते हैं। कहने का मतलब हम लोगों ने उस समय पढ़ा भी था कि ये हाइड्रोजन आयन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें गतिविधि का वर्णन करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक बीकर, बैटरी, बिजली के तार, लेड लेते हैं। दिए गए विलयन जैसे कि अल्कोहल हो गए, ठीक है ना, और ग्लूकोज हो गए, को बीकर में लेकर उसमें आसुत जल मिलाएंगे। इस विलयन में 2 इलेक्ट्रोड रखेंगे, उन्हें बैटरी से जोड़ते हैं। हम देखते हैं कि अल्कोहल और ग्लूकोज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन लीड नहीं जलता है। लीड नहीं जलने का मतलब क्या कि इसमें कोई किसी तरह का आयन नहीं मूव कर रहा है, लेकिन जब हम जैसे ही एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो लीड जलने लगता है। ठीक, एलईडी आप जो छोटा बल्ब लगाते हो, ठीक है ना, वो एसिड के डालने पर जल रहा है, लेकिन जैसे ही हम ग्लूकोज या अल्कोहल को सॉल्यूशन विलयन में डाल रहे हैं तो लीड नहीं जल रहा। इससे सीधा सीधी पता चलता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसे अम्ल की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, अगर जलते तो इसे भी हम अम्ल की श्रेणी में रखते। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्षा का जल विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन आसुत जल जो होते हैं वह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है ना, आसुत जल का मतलब जो डिस्टिल वाटर आप देखते हो, ठीक है ना, प्योर वाटर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, हम लोग जो पानी पीते हैं वो प्योर वाटर नहीं पीते, हम लोग प्यूरीफाइड वाटर पीते हैं। ठीक है ना, जो ड्रिंकिंग वाटर है आपका वो प्यूरीफाइड है, उसमें मिनरल्स वगैरह सभी मिला रहता है, वो तो विद्युत का अच्छा चालक होते हैं। ठीक है ना, लेकिन आसुत जल जो होते हैं, ठीक है ना, डिस्टिल वाटर, वो विद्युत का बिल्कुल कुचालक होते हैं। तो प्रश्न उठता है कि वर्षा का जल विद्युत का सुचालक होता है लेकिन आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है, ऐसा होता क्यों है? तो विद्युत के चालन के लिए मुक्त आयन का होना बहुत ज़रूरी होता है। और हम जैसा कि जानते हैं कि वर्षा के जल में कुछ लवण भी घुले होते हैं। ठीक है ना, अब लवण घुले होने का मतलब क्या कि इस जल में आयन मौजूद है, और आसुत जल में हमें पता है कि मुक्त आयन नहीं होते हैं। तो स्वाभाविक है कि वर्षा के जल में क्या होंगे, करंट दौड़ेंगे, इसलिए हम वर्षा के जल को विद्युत का सुचालक कहते हैं, जबकि आसुत जल को हम विद्युत का क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जल की अनुपस्थिति में कोई अम्ल अपनी अम्लीय प्रवृत्ति क्यों नहीं दिखाता है? तो बच्चों, विद्युत चालन के लिए मुक्त आयन का होना जरूरी है पहला, और अम्ल में मुक्त आयन नहीं होते हैं। ठीक, तो वो कहाँ से आएंगे? तो अम्ल में मुक्त आयन आने के लिए उन्हें हमें क्या करना होगा, जल में मिलाएंगे। अब जल में जैसे ही मिलाएंगे तभी वह आयन का क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जल की अनुपस्थिति में हम सोचेंगे कि उसके आयन टूट जाए, ऐसा संभव नहीं है। अतः हम कहते हैं, ठीक है, कि विद्युत चालन के लिए मुक्त आयन का होना जरूरी है, और अम्ल में मुक्त आयन नहीं होते हैं, और तब वे तभी आयन आदान प्रदान कर सकते हैं जब हम उन्हें जल में मिलाते हैं। इसलिए जल की अनुपस्थिति में कोई अम्ल अपनी अम्लीय प्रवृत्ति नहीं दिखाता है। अगला प्रश्न है, जब 4 विलयन ABCD है, ठीक है, ABCD और E, इसका मतलब हमने 5 विलयन ले लिया नहीं, को यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट किया गया तो उनका pH मान जो है 4, 1, 11, 7 और 9 आया। ठीक है ना, सभी का pH मान अलग अलग है। अब हम आराम से बता सकते हैं कि इनमें कौन उदासीन होंगे, कौन प्रबल होंगे, कौन क्षारकीय होंगे। ठीक है, कौन प्रबल अम्ल होंगे, कौन दुर्बल अम्ल होंगे, कौन दुर्बल क्षार होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो 7 जो pH मान है वो उदासीन के लिए होता है। अब 1, 4 ये जो आएंगे अम्लीय गुण वाले आएंगे। अब इसमें भी 1 और 4, 1 सबसे कम है, इसका मतलब प्रबल अम्ल दिखाएंगे, और 4 हैं वो दुर्बल अम्ल होंगे। अब बात करें 7 और 9 के विषय में, तो 7 तो मैंने कह दिया उदासीन होंगे। 9 और 11 के विषय में बात करें तो 9 और 11 7 से ज़्यादा है, तो ये दोनों क्षारकीय गुण वाले होंगे। अब 11 सबसे ज़्यादा है तो वो प्रबल क्षार होंगे। ठीक है, और 9 कम है तो वो एक दुर्बल क्षार होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बताते हैं pH वैल्यू देख के कि कौन सा उदासीन है, प्रबल है, क्षारकीय है, कौन सा विलयन जो है अपने किस गुण के साथ यहाँ पर मौजूद है। अगला प्रश्न है कि समान लंबाई के मैग्नीशियम के 2 फीतों को टेस्ट ट्यूब में A और B में हम डालते हैं। टेस्ट ट्यूब A में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तथा टेस्ट ट्यूब B में एसिटिक एसिड डालते हैं। दोनों एसिड की मात्रा सांद्रता समान है, किस टेस्ट ट्यूब में अधिक बुलबुले निकलेंगे? तो बच्चे, टेस्ट ट्यूब A में अधिक बुलबुले निकलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड है, जबकि एसिटिक एसिड जो है कार्बनिक एसिड है,
और हमें ये भी पता है कि मिनरल एसिड जो होते हैं कार्बनिक एसिड से ज़्यादा प्रबल होते हैं, जिस वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अधिक तेज़ी से अभिक्रिया करता है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमसे पूछा जाए कमज़ोर एसिड, तो कार्बनिक एसिड जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, जबकि मिनरल एसिड जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 ये सब जो होते हैं प्रबल एसिड कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ताजे दूध का pH मान 6 होता है। ठीक, जब यह दही में बदल जाएगा तो pH कितना और क्या होगा? तो देखिए, जब दूध से दही बनता है तो pH मान 6 से कम होगा। ठीक है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। हमेशा याद रखेंगे बच्चों कि जब भी आप दूध से दही बनाओगे तो pH वैल्यू कमता है। ठीक है ना, कम होना उसकी एसिडिक नेचर को बढ़ाना भी है, तो हम कहते भी है कि दही का एसिडिक नेचर जो है दूध से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो आप रीजन समझ गए कि दही का एसिडिक नेचर दूध से ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है। अगला प्रश्न है एक दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? अच्छा, अब सवाल अब बनेगा कि वह ताजे दूध के pH को 6 से हल्के क्षारकीय स्तर पर क्यों ले जाना चाहता है। ठीक है ना, और दूसरा प्रश्न है कि दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो देखिए, पहला आपसे पूछा क्या कि दूध के pH को 6 से हल्के क्षारकीय स्तर पे क्यों ले जाता है। तो दूध का pH को हल्का क्षारकीय बनाने के लिए क्या चाहिए, दूध को अधिक समय तक अगर मान लीजिए कि दूध का pH को अगर हम हल्का क्षारकीय बना रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम दूध को अधिक समय तक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अधिक समय तक इस्तेमाल करने के वजह से, ठीक है, हम क्या करते हैं कि दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं जिससे कि उसका pH मान में वृद्धि हो, और वृद्धि होने से, ठीक है ना, उसके इस्तेमाल को थोड़ा उसका जो समय है इस्तेमाल करने का समय, उसे थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो जब दूध का pH हल्का क्षारकीय होता है तो बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए जो एसिड होते हैं वो भी क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होने की वजह से दूध को दही बनने में क्या होता है, अधिक समय लगता है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी से दूर क्यों रखा जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस तेज़ी से पानी से विक्रिया करके जिप्सम बनाता है, इसके फलस्वरूप यह सख्त होने लगता है। इसी से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसे नमी से दूर रखते हैं। अगला प्रश्न है उदासीनीकरण क्या होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ठीक है ना, और हम लोगों ने देखा भी था कि इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और वाटर बना रहा है। अगला प्रश्न है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। तो बच्चों, वॉशिंग सोडा का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी हम लोग करते हैं और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, और बेकिंग सोडा का उपयोग जो है एंटासिड के घटक के रूप में तथा सोडा एसिड अग्निशामक में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से सभी प्रश्नों का हम लोगों ने जवाब लिया। ठीक है, तो आप क्या करें, फिर से एक रिपीट करके लेक्चर एक बार दो बार देखें। ठीक है, जिससे कि आपको हर प्रश्न का जवाब पता हो, और हमें पता है कि एग्जामिनेशन में जो ज़्यादातर सवाल जो हैं हम लोगों से बुक से ही पूछे जाते हैं, तो बस मेहनत करो। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 3 धातु और अधातु जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।